इफ़ द ऑडिट एसेसिस अ रिस्क ऑफ मटीरियल, अगर ऑडिटर एसेस करता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट लिटिगेशन से तो क्लेम्स के रिगार्डिंग के अंदर, तो कम्युनिकेशंस वो कैसे करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अगर ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिटिगेशन से तो क्लेम्स के अंदर अगर वो आइडेंटिफाइड करता है या तो जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो वो इंडिकेट करेगा अदर मटेरियल लिटिगेशंस, वो इंडिकेट करेगा अदर मटेरियल लिटिगेशन से तो क्लेम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, ऑडिटर सेल्स इन एडिशंस, जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड की गई है अदर एसेस के अंदर वो सीख करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे, एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा वो एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। ऑडिटर थ्रू उसके लेटर्स ऑफ द इंक्वायरी से रिक्वेस्ट करता है एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट किया करे वो डायरेक्टली किसको, ऑडिटर को। अगर लॉ रेगुलेशंस या तो रेस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडीज़ प्रोहिबिट करती है, यानी अगर लॉ रेगुलेशंस या तो लीगल प्रोफेशनल बॉडीज़ जो है अगर वो प्रोहिबिट करती है एंटिटीज़ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट करने से डायरेक्टली ऑडिटर को, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑडिटर जजमेंट लगा सकता है जो कि ज़रूरी है मीट करने के लिए एंटिटीज़ का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। वो डिस्कस कर सकता है आउटकम क्या होगा लिटिगेशंस या तो क्लेम्स का। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है मैटर कितना सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके अंदर, मैटर्स इज़ कॉम्प्लेक्स, कितना मैटर कॉम्प्लेक्स है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन किसके बिटवीन में, मैनेजमेंट एंड एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बिटवीन में। ये मीटिंग्स के अंदर रिक्वायर्ड किया जाता है कि मैनेजमेंट परमिट करता है एंड हेल्ड करता है विद द रेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इन अटेंडेंस। प्राइड इंडिया लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ द वेरियस FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का, जो कि रेंज करता है प्रोडक्ट्स को। कंपनी के पास सेवरल केसेस एंड लिटिगेशंस के जो कि पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। ऑडिटर आइडेंटिफाइड करता है लिटिगेशंस एंड द क्लेम जो रिजल्ट करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सजेस्ट कीजिए ऑडिटर को विद रेफरेंस टू द एसेज। ऑडिटर डिज़ाइन करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे आइडेंटिफाइड करने के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाइड कर पाए लिटिगेशंस एंड द क्लेम जो इन्वॉल्व करता है एंटिटीज़ को, जो कि इन्वॉल्व करेगा एंटिटीज़ जो राइज करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी जिसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से एंड जब भी ज़रूरत पड़े तो अदर्स से भी कर सकता है वो, जो कि एंटिटीज़ के अंदर है। इसके अंदर इंक्लूड होगा इन हाउस लीगल काउंसिल, रिव्यू करना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को ऑफ दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस एंड करस्पॉन्डेंस भी देखना है किसके बिटवीन में, एंटिटीज़ एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बिटवीन में। रिव्यू करना है लीगल एक्सपेंस के अकाउंट्स को, अगर ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट लिटिगेशंस या तो क्लेम्स के रिगार्डिंग में, अगर वो उसको आइडेंटिफाइड होता है या तो वो ऑडिट या तो जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ये अगर वो इंडिकेट करता है कि अदर मटेरियल लिटिगेशन से तो क्लेम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑडिटर को इन एडिशंस टू द प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहा है उसके एडिशंस में रिक्वायर्ड किया जाता है अदर एसेस के द्वारा कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशंस करेगा किससे, एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। फर्दर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि आप बात नहीं कर सकते, ऑडिटर को परमिट नहीं कर रहा है कम्युनिकेट करने से एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, या तो एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्ड करने से लेटर जो भी ऑडिटर ने भेजा था इंक्वायरी के लिए, या तो प्रोहिबिट कर रहे हैं फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग एंड जो ऑडिटर है अगर वो obtain नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस परफॉर्म करने से अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तो ऑडिटर को मॉडिफाइड करना पड़ेगा उसका ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर इन अकॉर्डेंस विद एस 705 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ये ऑडिटर जब रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को प्रोवाइड करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के सारे नोन एक्चुअल या तो पॉसिबल लिटिगेशंस एंड द क्लेम्स जो इफ़ेक्ट करेंगे उसको कंसिडर किया गया है प्रिपेयर करने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोज भी किया गया है ऑडिटर को एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटेड भी किए गए हैं, उसका डिस्क्लोजर भी प्रॉपर्ली किया गया इन अकॉर्डेंस विद FRF
सेगमेंट इन्फॉर्मेशंस, ऑडिटर ऑब्टेन करता सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसके रिगार्डिंग में, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग में ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशंस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। कैसे वो करेगा ये, ऑब्टेन करके अंडरस्टैंडिंग कि किस मेथड को यूज करते हुए मैनेजमेंट ने डिटरमाइन किया है सेगमेंट इन्फॉर्मेशंस। फर्दर इवेल्युएट करेगा वो कि जो मेथड्स है वो लाइकली रिजल्ट्स दे रही है ना, डिस्क्लोज कर रही है ना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या जो वो अप्रोप्रिएट है टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड। एंड परफॉर्म करेगा वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स या तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि अप्रोप्रिएट होता है सरकमस्टेंसेस के अंदर। मेथड जो भी यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशंस ऑफ द इंटर सेगमेंट अमाउंट, यानी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, सेल्स ट्रांसफर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। तो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हुए, एग्जांपल के तौर पे मेटल्स जो है अगर वो रिलेवेंट है जब ऑब्टेन किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग किया जाता है मेथड जो भी यूज किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा डिटरमाइन करने के लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशंस, एंड सच मेथड जो है वो लाइकली रिजल्ट करता है डिस्क्लोजर्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि सेल्स को, ट्रांसफ़र को एंड चेंजेस जो भी किए गए हैं सेगमेंट के बिटवीन में एंड एलिमिनेट किया गया है इंटर सेगमेंट अमाउंट को, इन सब कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंपैरिजंस भी देखा जाता है बजट का एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का। एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स देखा जाता है, एलोकेशन ऑफ द एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग द सेगमेंट्स भी देखा जाता है, प्रायर पीरियड कंसिस्टेंसी देखा जाता है प्रायर पीरियड के साथ, एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स भी दिए गए हैं ना रिस्पेक्ट्स टू द इनकन्सिस्टेंसीज के, वो भी देखा जाता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डील करता है ऑडिटर को कि वो यूज़ करेगा कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 इंडिकेट करता है कि जो रिलायबिलिटी होती है ऑडिट एविडेंस की वो इन्फ्लुएंस हो जाती है सोर्स से, उसके नेचर से, एंड वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पे जो वो ऑब्टेन कर रहा है। SA जो है वो इंक्लूड करता है फॉलोइंग जनरेशंस एप्लीकेबल्स जो होती है ऑडिट एविडेंस के लिए। ऑडिट एविडेंस जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है जब ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी, यानी जो भी एंटिटीज़ के बाहर से इंडिपेंडेंट सोर्स से हमको ऑडिट एविडेंस मिलता है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ऑडिट एविडेंस जो अगर डायरेक्टली मिलेंगे ऑडिटर को वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए गए इनडायरेक्टली या तो बाय द इंटरफेरेंस। ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं अगर एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में रेदर देन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या तो अदर मीडिया के फॉर्म में। अकॉर्डिंगली डिपेंड किया जाता है सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कि जो ऑडिट एविडेंस है वो फॉर्म करते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस जो कि रिसीव किए गए हैं डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, जो कंफर्म करेंगे पार्टी को, ज़्यादा रिलायबल होंगे वो एविडेंस जो कि जनरेट किए गए हैं इंटरनली से बाय द एंटिटीज़, यानी इंटरनल एविडेंस कम रिलायबल होते हैं, एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल होते हैं। एसेस जो होता है वो इंटेंट करता है असिस्ट करने के लिए ऑडिटर को, डिज़ाइन करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो भी प्रोसीजर्स वो ऑब्टेन करता है रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस उससे निकाल के लाता है वो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑडिटर का, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जब ऑडिटर यूज़ करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है कि उसको ऑब्टेन करना है रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। डेफिनेशंस ऑफ द एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस क्या है, ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किया जाता है एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी कन्फर्मिंग पार्टी जब डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है ऑडिटर को रिटर्न के अंदर इन पेपर फॉर्म या तो इलेक्ट्रॉनिक या तो अदर मीडियम्स के माध्यम से, ये इसका डेफिनेशंस है। और डेफिनेशंस देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट नंबर्स की। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट की जाती है कंफर्मिंग पार्टीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए डायरेक्टली ऑडिटर को, इसके अंदर इंडिकेट किया जाता है कि जो कंफर्मिंग पार्टी वो एग्री करेगी या तो डिसएग्री करेगी, जो भी इंफॉर्मेशंस रिक्वेस्ट की गई है ऑडिटर ने या तो प्रोवाइड करेगी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, जो कंफर्मिंग पार्टी है वो रिस्पॉन्ड करती है डायरेक्टली टू द ऑडिटर अगर जो कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री करती है विद द इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की गई है इन द रिक्वेस्ट के अंदर। नॉन रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, फेलियर जो होता है कंफर्मेशन पार्टीज़ की तरफ से रिस्पॉन्स का, या तो
फुल रिस्पॉन्स जो होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, या तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो रिटर्न की गई है वो अनडिलीवर्ड हुई है, मतलब डिलीवर्ड ही नहीं हुई है, तो ये क्या होता है, हमारा नॉन रिस्पॉन्स होता है, फेलियर हो जाता है अगर कंफर्मिंग पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्ड करने के लिए फुल रिस्पॉन्स फुल्ली रिस्पॉन्स या तो फुल्ली रिस्पॉन्स किया जाता है अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, या तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो रिटर्न हो गई है, अनडिलीवर्ड हो गई है, मतलब उसको मिली नहीं है, ऐसे किसके क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक्सेप्शंस और रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस किसके बिटवीन में, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी कंफर्म्ड करने के लिए, या तो कंटेन करता है एंटिटीज़ के रिकॉर्ड्स को, एंड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कंफर्मिंग पार्टीज़ के द्वारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्शंस बोलेंगे। ये क्या था हमारा, तो रेस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस किसके बिटवीन में, इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वेस्ट की गई है बाय द कंफर्म्ड या तो कंटेंट की गई है इन द रिकॉर्ड्स के अंदर किससे, इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जा रही है कंफर्मिंग पार्टी से। एक्सेप्शंस जो है वो ज़रूरी होता है असिस्ट करने के लिए, क्या असिस्ट करने के लिए, एंटायर पॉपुलेशंस को आफ्टर एनालाइजिंग, जब हम एनालाइज करते हैं रीजंस फॉर द डिफरेंस, क्यों डिफरेंस आ रहा है। इलस्ट्रेशन 11, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑडिटर डिलीशियस एंड हेल्थ लिमिटेड का आस्क कर रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स को रेस्पॉन्ड करने के लिए डायरेक्टली ऑडिटर को, वेदर और नॉट जो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड की गई है पे करने के लिए टू द डिलीशियस एंड हेल्थ लिमिटेड, वो ₹79,000 है। जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कंफर्म कर रहा है ऑडिटर को ऑफ द डिलीशियस एंड हेल्थ लिमिटेड के उन लोगों ने जो रिक्वायर्ड है, उन लोगों को रिक्वायर्ड है पे करने के लिए अमाउंट 79,000 का डिलीशियस एंड हेल्थ लिमिटेड को। स्टेट करके बताइए एंड एक्सप्लेन करके बताइए टाइप ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कौन सा टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जो कि रिक्वायर्ड की गई थी ऑडिटर के द्वारा। अबाव मेंशन सिचुएशंस के अंदर एग्जांपल्स जो है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का है, क्योंकि जो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है वहाँ पर पार्टी कंफर्म करती है ऑडिटर को ऑफ द कंपनी के ये पार्टी एग्री कर रही है या तो ये पार्टी डिसएग्री कर रही है इन्फॉर्मेशन से, फॉर विच जिससे कंफर्मेशंस होता है जो कि रिक्वायर्ड किया जाता है ऑडिटर ऑफ द कंपनी को। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, जब हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर तो ऑडिटर को मेंटेन करके रखना पड़ता है कंट्रोल किसके ऊपर, ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे इन्फॉर्मेशन जो भी कंफर्म करानी है हमको या तो रिक्वेस्ट करनी है, सिलेक्ट करने है अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किस पार्टी को हम लोग कंफर्मेशन के लिए चुनेंगे, डिज़ाइन करना है एंड कंफर्म करना है रिक्वेस्ट को, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डिज़ाइन करना है रिक्वेस्ट को जो कि प्रॉपरली एड्रेस्ड की जाएगी एंड कंटेन करके रिटर्न इन्फॉर्मेशन के किसको रिटर्न करना है, फॉर द रिस्पॉन्स टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, यानी ऑडिटर को डायरेक्टली कैसे रिस्पॉन्स करना है, ईमेल से करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा एंड कंटेन किया जाएगा कैसे रिटर्न करना है, कैसे कंफर्म करना है। सेंड करना है रिक्वेस्ट को, जिसके अंदर इंक्लूड होगा फॉलोअप, मतलब फॉलोअप रिक्वेस्ट भी ऑडिटर लेता रहेगा जब भी एप्लीकेबल पड़ेगा तब कंफर्मिंग पार्टी से। डिटरमाइन करके बताना इन्फॉर्मेशन जो कि कंफर्म की जाएगी या तो रिक्वेस्ट की जाएगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर जो कि फ्रीक्वेंटली परफॉर्म की जाती है कंफर्म करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग में, अकाउंट बैलेंस के रिगार्डिंग में, उसके एलिमेंट्स के रिगार्डिंग में ये यूज्ड की जाती है कंफर्म करने के लिए। टर्म्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके अंदर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लोग या तो ट्रांजेक्शन्स जो कि एंटिटीज़ एंड अदर पार्टीज़ के हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म करा सकते हैं। कंफर्म दी एब्सेंस, कंफर्म करा सकते हैं हम लोग एब्सेंस या तो सर्टेन कंडीशंस जिसको हम लोग बोलेंगे साइड एग्रीमेंट, ये भी हम लोग कंफर्म करा सकते हैं। सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। रिस्पॉन्स कंफर्मिंग, रिस्पॉन्स होता है कंफर्मिंग, वो रिक्वेस्ट किया जाता है ज़्यादा रिलेवेंट होता है एंड रिलायबल होता है ऑडिट एविडेंस, यानी जो भी रिस्पॉन्स कंफर्मेशन से मिलता है रिक्वेस्ट जो हमने किया था वो ज़्यादा रिलेवेंट एंड रिलायबल होता है ऑडिट एविडेंस। जब हम लोग कंफर्म करते हैं रिक्वेस्ट सेंड करके कंफर्मिंग पार्टीज़ को तो ऑडिटर ये बिलीव करता है कि नॉलेजेबल है, बिलीव्स इज नॉलेजेबल, वो नॉलेजेबल है अबाउट द इन्फॉर्मेशंस टू बी कंफर्म, मतलब वो जो कंफर्म कर रहा है जो कंफर्मिंग पार्टी कंफर्म कर रहा है उसके पास नॉलेज है उसका उस चीज़ को कंफर्म करने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियल्स, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल्स है उसके पास नॉलेज होता है ट्रांजैक्शंस का, अरेंजमेंट्स का जो वो कंफर्म करते हैं रिक्वेस्ट जो भी ऑडिटर ने की गई है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सनस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का
उससे कन्फर्मेशंस लिया जाता है, फ्रॉम होम द रिक्वेस्ट कन्फर्मेशंस, यानी उसको रिक्वेस्ट की जाती है और उससे कन्फर्मेशन लिया जाता है। डिज़ाइन कन्फर्मिंग रिक्वेस्ट, ये हो सकता है ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कन्फर्मेशन रिस्पॉन्स को, कन्फर्मेशन रिस्पॉन्स रेट को, एंड रिलायबिलिटीज़ एंड नेचर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किए गए हैं रिस्पॉन्स से। फैक्टर्स जो कंसिडर करता है डिज़ाइन करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें की जाती है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फ्रॉड रिस्क, यानी आइडेंटिफाइड करना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फ्रॉड रिस्क। लेआउट प्रेजेंटेशंस ऑफ द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भी देखा जाता है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑडिट का देखा जाता है, ऑफ द या तो सिमिलर एंगेजमेंट का। असर्शंस जो है वो भी देखा जाता है कि असर्शंस किसको एड्रेस किया जा रहा है। मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशंस भी देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर फॉर्म में लेना है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मोड में लेना है या अदर मीडियम के फॉर्म में लेना है। मैनेजमेंट ऑथराइज करता है या तो एनकरेज करता है कन्फर्मिंग पार्टी को रिस्पॉन्स करने के लिए ऑडिटर को। कन्फर्मिंग पार्टीज जो है वो विलिंग करती है रिस्पॉन्स करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, जो कंटेन करता है इन द मैनेजमेंट ऑथराइजेशंस। एबिलिटीज़ जो होती है इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टीज़ का, वो कंफर्म करता है या तो वो प्रोवाइड करता है रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशंस। जो एबिलिटीज़ होती है इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टीज़ का कंफर्म करने के लिए, या तो वो प्रोवाइड करेगा रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पे इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस, इसका भी वो कन्फर्मेशंस दे सकता है। एबिलिटीज़ जो होती है इंटेंड करने के लिए कन्फर्मिंग पार्टीज़ को वो कंफर्म करता है एंड वो प्रोवाइड भी करता है रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशंस। कौन सी? फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल जो इनवॉइस अमाउंट होगी उसकी किसके साथ? टोटल बैलेंस के साथ। फॉलो अप ऑन द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर सेंड कर सकता है एडिशनल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जब रिलाई किया जाता है प्रीवियस रिक्वेस्ट के ऊपर, जब रिलाई जो है प्रीवियस रिक्वेस्ट के ऊपर वो रिसीव नहीं हुआ है रीजनेबल टाइम के अंदर, तो ऑडिटर क्या करेगा? फॉलोअप लेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर ऑडिटर में जब वो रीवेरीफाइड कर रहा है एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल एड्रेस का, तो वो सेंड कर सकता है एडिशनल, यानी दूसरा भी सेंड कर सकता है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, या तो वो फॉलोअप रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। मैनेजमेंट रिफ्यूज़ अगर कर देता है अलाउड करने के लिए ऑडिटर को सेंड करने का कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है अलाउड करने के लिए ऑडिटर को सेंड करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट रीजंस के, मैनेजमेंट क्यों उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, एंड वो ढूंढेगा ऑडिट एविडेंस जो वैलिड है एंड रीजनेबल है, और इवेल्यूएट करना है इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट कि क्यों रिफ्यूज़ल कर रहा है मैनेजमेंट, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है। तो ऑडिटर असेस करेगा रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इससे क्या क्या अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट निकल सकते हैं, इंक्लूड जिसके अंदर क्या होगा कि रिस्क ऑफ द फ्रॉड हो सकता है, एंड नेचर रिस्क ऑफ द फ्रॉड हो सकता है ऑन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, एंड परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है मैनेजमेंट को रिफ्यूज़ करने के लिए, अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि जो मैनेजमेंट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है अलाउड करने के लिए ऑडिटर को सेंड करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, यानी मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से ऑडिटर को, तो ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पर क्या रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, किससे? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के भी उसको नहीं मिल रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद द गवर्नर ऐसे 260 के हिसाब से। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इम्प्लीकेशंस कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस निकल के आएगी, और ऑडिटर अपना ओपिनियन भी ड्राफ्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू एस 705। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द JK लिमिटेड, द ऑडिटर जो है KLM एंड एसोसिएट का चार्टर अकाउंटेंट, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि लार्ज नंबर्स ऑफ द ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स स्टैंडिंग्स जो बुक्स के अंदर 31 मार्च के, उसको वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। द ऑडिटर वांट, ऑडिटर को चाहिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट थोड़े ट्रेड रिसीवेबल्स की, लेकिन मैनेजमेंट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है ऑडिटर को सेंड करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। कैसे ऑडिटर इसको प्रोसीड करेगा? अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, अलाउड नहीं करता है ऑडिटर को सेंड करने के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायरीज करेगा मैनेजमेंट के रीजंस को कि मैनेजमेंट क्यों हमको रिफ्यूज़ कर रहा है, एंड वो ढूंढेगा ऑडिट एविडेंस ताकि एज अ वैलिडिटी एंड रीजनेबल एविडेंस एज देयर वैलिडिटी,
उसकी वैलिडिटीज़ के लिए वो क्या करेगा, ढूंढेगा ऑडिट एविडेंस एंड रीजनेबलनेस के लिए। इवेल्यूएट करेगा वो इम्पैक्ट के, इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी रिफ्यूज़ल्स की ऑडिटर्स के असेसमेंट के ऊपर ऑफ द रिलेवेंट रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इससे कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल के आ सकता है, इंक्लूड जिसके अंदर किया जाता है रिस्क ऑफ द फ्रॉड एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड परफॉर्म भी करेगा वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिज़ाइन की गई है ऑब्टेन करने के लिए रिलायबल एंड ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर ये कंक्लूजन तक पहुंचता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है उसको अलाउड करने के लिए एंड सेंड करने के लिए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो कि अनरीजनेबल है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर ऑडिटर को ऑब्टेन नहीं मिलता, अगर ऑडिटर को मिल नहीं पाता रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर भी, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसके अकॉर्डिंग्स के अंदर, ऐसे 260 के अंदर, एंड ऑडिटर डिटरमाइन भी करेगा उसके इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट एंड ओपिनियन भी उसके बेसिस पे ड्राफ्ट करेगा वो विद द SS 705 रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फैक्टर्स को जो बढ़ाते हैं डाउट रिलायबिलिटीज़ का ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिलायबिलिटीज़ का डाउट अगर लगता है ऑडिटर को, अगर बढ़ जाता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा फर्दर ऑडिट एविडेंस जो कि रिजॉल्व करेगा उसके डाउट्स को। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है रेस्पॉन्स टू द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट वो रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर इवेल्यूएट करेगा, इम्प्लीकेशंस करेगा ऑन द असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंट रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी वो देखेगा कि कितना रिलेवेंट रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा रिस्क ऑफ द फ्रॉड एंड रिलेटेड नेचर्स टाइमिंग एंड एक्सटेंट भी देखेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर के, कि फिर हमको अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम एक्सटेंड एंड नेचर लगेगा। नेगेटिव कन्फर्मेशंस प्रोवाइड करता है लेस परसुएसिव एविडेंस, यानी इसमें कम परसुएसिव एविडेंस मिलता है दैन द पॉजिटिव कन्फर्मेशन से कंपेयर करें, तो ऑडिटर जो है वो यूज़ नहीं करता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सोल सब्सटीट्यूट, यानी वो सब्सटीट्यूट नहीं करता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को ऑडिट प्रोसीजर्स के तौर पे एड्रेस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे, जब तक फॉलोइंग प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अगर ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी वो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा। ऑडिटर असिस्ट करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर उसको लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है एंड वो ऑब्टेन कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसके रिगार्डिंग में ऑपरेटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है। क्यों उसको कम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग है जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली रिलेवेंट टू द असल्शंस, जो पॉपुलेशंस होती है आइटम्स के अंदर वो सब्जेक्ट कर रही है नेगेटिव कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को, जो कंप्राइज करती है लार्ज नंबर्स ऑफ द स्मॉल होमोजीनियस, यानी बहुत सारे सिमिलर क्या हैं, बहुत सारे सिमिलर अकाउंट बैलेंस है, ट्रांजेक्शन्स हैं या तो कंडीशंस है, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन सिमिलर है, तब वो नेगेटिव कन्फर्मेशंस के लिए जा सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर्स ऑफ द स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन्स एंड कंडीशंस है। अगर लो एक्सपेक्टेड रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर लो एक्सपेक्टेशंस रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किसका ये यहाँ पर आएगा, रिस्क का आएगा, तो वो नेगेटिव कन्फर्मेशंस के लिए जा सकता है। ऑडिटर अगर अवेयर नहीं है सर्कमस्टेंसेस या तो कंडीशंस जो कॉज कर रही है रिसिपिएंट्स ऑफ द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, यानी ऑडिटर ही अवेयर नहीं है सर्कमस्टेंसेस कंडीशन से, तब भी वो जा सकता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए, ताकि वो रिगार्ड्स कर सके रिक्वेस्ट को। इवेल्यूएट करना है इवेल्यूएट करना है एविडेंस ऑब्टेन जो भी किया है उसको, तो ऑडिटर इवेल्यूएट करता है कि जो रिज़ल्ट है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स का, क्या वो रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस दे रहा है, या तो क्या हमको परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो कि ज़रूरी है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस इसका नाम है, ये डील्स करता है ऑडिटर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस में जब कंडक्ट किया जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। एडिशंस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट है उसको भी देखा जाता है कि उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जो है उसके अंदर इंक्लूड क्या हो रहा है, कोई मटेरियल रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर्स यानी डिस्क्लोजर्स कोई देने की ज़रूरत पड़ रही है जो एग्जिस्टेड है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के अंदर, सच एज द कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट। अगर कंटीजेंसीज और कमिटमेंट को जो होती है उसके अंदर तो डेफिनेशंस क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का, तो ये
एंगेजमेंट है जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड का जो कि ऑडिट नहीं किया गया है, या तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड का जो कि ऑडिट किया गया है प्रीडिसर्स ऑडिटर के द्वारा, यानी पहले जिसने ऑडिट किया था उसके द्वारा किया गया है, यानी ऑडिटर बदला गया है, चेंज हो गया है। प्रीडिशर्स मतलब पहले प्रायर पीरियड के अंदर जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसको क्या बोलेंगे, प्रीडिशर्स ऑडिटर्स, उसने प्रायर पीरियड का ऑडिट किया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस इन कंडीशंस एंड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या होता है रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस, कि उसको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसे करेगा वो, ओपनिंग बैलेंस के को देखेगा कि क्या उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना जो अफेक्ट करेंगे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी ओपनिंग बैलेंस के लिए रिफ्लेक्ट कर रही है उसको भी देखेगा क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है ना करंट पीरियड के अंदर, करंट पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, या तो कोई चेंज होता है अगर तो उसको भी प्रॉपर्ली अकाउंट किया गया है ना, एडिक्वेटली प्रेजेंट किया गया है, डिस्क्लोजर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, ऑडिटर्स रीड करता है मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर रीड करता है। अगर कोई भी प्रीडिसर्स ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है उसके ऊपर तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है ओपनिंग बैलेंस का जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डिस्क्लोजर्स, अगर ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो ओपनिंग बैलेंस कंटेंट है उसके अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना जो अफेक्ट करेगा करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बाय कैसे वो करेगा, ये डिटरमाइन करेगा वो कि जो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है ना करंट पीरियड के अंदर, या तो जब भी अप्रोप्रिएट होगा कोई भी एडजस्टमेंट उसको भी डिस्क्लोज किया गया है ना एज अ प्रायर पीरियड आइटम करंट ईयर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डिटरमाइन करना है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एप्लीकेबल रिफ्लेक्ट कर रहा है एप्लीकेशंस ऑफ द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से है वो। परफॉर्मिंग वन या तो मोर फॉलोइंग, एक या तो एक से ज़्यादा वो नीचे दिए गए पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है। जहाँ पर प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिट किए जा रहे हैं, वो ऑडिटेड हैं, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हैं, परस्यू कर रहे हैं अगर वो कॉपीज़ ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसके अंदर क्या बोला है अगर प्रायर ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हैं और उसकी कॉपीज़ है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो वो इंक्लूड करेंगे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट बन जाएंगे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो। इवेल्युएटिंग वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, इवेल्युएट करना है कि जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की गई है करंट पीरियड के अंदर वो भी प्रोवाइड कर रहा है ना एविडेंस रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस में वो भी प्रॉपर्टी वो भी प्रोवाइड कर रहा है एविडेंस। परफॉर्म करना है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग में। अगर ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस जो ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग में, अगर उसके अंदर कंटेन किया जाता है कि मिस स्टेटमेंट्स है जो कि मटीरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि अप्रोप्रिएट होता है इन सर्कमस्टेंसेस डिटरमाइन करने के लिए जो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर ऑडिटर कंक्लूजन्स तक पहुंचता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट कर रही है करंट पीरियड के अंदर भी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट है विद दी अप्रोप्रिएट लेवल पे ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। किसको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा हमको कि मिस स्टेटमेंट है ओपनिंग के अंदर दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को एंड मैनेजमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे 450 के हिसाब से। कंसिस्टेंसीज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंस, ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो रिफ्लेक्ट की गई है ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एंड अगर कोई चेंजेस होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर तो वो भी प्रॉपर्ली अकाउंटेड की गई है, एडिक्वेटली प्रेजेंट की गई है एंड डिस्क्लोज की गई है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल FRF। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस इन द प्रीसीडर्स ऑडिटर रिपोर्ट, अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है प्रीडिशियर ऑडिटर्स के द्वारा
एंड अगर कोई मॉडिफिकेशंस होता है ओपिनियन के अंदर तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा इफ़ेक्ट्स को जो देगा, जो किसको बढ़ावा देगा, मॉडिफिकेशंस को बढ़ावा देगा। जब हम लोग असेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द करंट पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऐसा 315, यानी अगर प्रीवियस ईयर के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस का ओपिनियन है तो ऑडिटर उसको इवेल्युएट करेगा कि उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होगी जब हम लोग राइज़ करेंगे, और इससे हम लोग क्या राइज़ करेंगे, इससे बढ़ सकता है मॉडिफिकेशंस किसके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशंस मतलब आ सकता है हमारे करंट ईयर के अंदर भी इसकी इफ़ेक्ट से हम भी मॉडिफाइड दे सकते हैं ओपिनियन जब हमको लगता है रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्ट्स इन द रिलेटेड इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंस, अगर ऑडिटर ऑप्टेन नहीं कर पाता सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसके ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग में, तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या तो डिस्क्लेमर ओपिनियन जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा उसको अकॉर्डिंग टू द SS 705। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो कंटेन कर रहा है मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स जो कि मटीरियली अफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड जिसकी इफ़ेक्ट्स जो है मिस स्टेटमेंट्स की वो प्रॉपरली अकाउंटेड नहीं की गई है, या तो एडिक्वेटली प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, या तो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, ऑडिटर उस केस के अंदर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन अकॉर्डिंग विद SS 705। कंसिस्टेंसीज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो करंट पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो कंसिस्टेंट नहीं हैं अप्लाइड इन द रिलेशनशिप्स टू द ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। चेंज, अगर कोई चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, अगर वो भी प्रॉपरली अकाउंटेड नहीं किया गया है, या तो एडिक्वेटली प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है एप्लीकेबल FRF के हिसाब से, तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवांस ओपिनियन अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद SS 705 जो कि रिवाइज किए गए। मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द प्रेडिशल्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर मॉडिफिकेशंस ओपिनियन निकलता है प्रेडिशल्स ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर यानी प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड जिसके अंदर किया जाता है अगर मॉडिफिकेशंस, तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर प्रेडिशल्स ऑडिट ओपिनियंस प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, मॉडिफिकेशंस अगर उसने मॉडिफिकेशंस दिया है टू द ऑडिटर्स ओपिनियंस तो रिमेन रिलेवेंट एंड मटीरियल फॉर द करंट पीरियड, ये मटीरियल रहता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी, तो ऑडिटर हो सकता है अपना मॉडिफाइड कर दे ओपिनियन को करंट पीरियड के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दी SA 705। ऑडिटर सेल मॉडिफाइड दी ऑडिटर्स ओपिनियंस, ऑडिटर मॉडिफाइड कर देगा उसका ओपिनियन को करंट पीरियड के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद SS 705 एंड SS 710। मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी क्या होता है, तो ऐसे 550 के अंदर रिलेटेड पार्टी डील्स करता है ऑडिटर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसके रिगार्डिंग के अंदर रिलेटेड पार्टीज़ के रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स जब परफॉर्म करता है वो ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेशंस ऑफ द रिलेटेड पार्टी क्या है, पार्टी जो कि आइदर रिलेटेड पार्टीज़ जो कि डिफाइन किया गया है इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या तो जो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है कि मिनिमल या तो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स जो भी नीचे दी गई है उसको फॉलो किया गया है तब भी वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। एक पर्सन या तो अदर एंटिटीज़ जिसका कंट्रोल है या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किसके अंदर एक या तो एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स के अंदर ये ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटीज़ अनदर एंटिटीज़ ओवर विच जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका कंट्रोल या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक या तो एक से ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज़ के अंदर, या तो अनदर एंटिटीज़ जो है वो अंडर कॉमन कंट्रोल है विद रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जिसके अंदर क्या आएगा, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप आएगा, ओनर्स जो कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स है या तो कॉमन की मैनेजमेंट है। हाउएवर लेकिन जो एंटिटीज़ है अंडर कॉमन कंट्रोल्स बाय द स्टेट जिसको हम लोग बोलेंगे नेशनल या तो रीजनल या तो लोकल गवर्नमेंट्स, इसको कंसिडर नहीं किया जाता रिलेटेड के अंदर जब तक एंगेज नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स शेयर रिसोर्सेज या तो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट्स विथ वन अनदर, यानी ऐसे कोई भी हैं जो कॉमन कंट्रोल के अंदर है बाय द स्टेट
जिसके अंदर क्या है कि नेशनल, रीजनल या तो लोकल गवर्नमेंट, तो इन लोगों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे रिलेटेड जब तक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं होता इनके बीच में। शेयर्स रिसोर्सेज, यानी ये लोग रिसोर्सेज शेयर नहीं करते सिग्निफिकेंट, किसके एक्सटेंड में, एक दूसरे के एक्सटेंड में, मतलब एक दूसरे को। नेचर्स ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड उसके ट्रांजेक्शन्स, मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर ही होते हैं। सच सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो कैरी करता है ज़्यादा रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सिमिलर ट्रांजेक्शन्स अगर देन द सिमिलर ट्रांजेक्शन, अगर कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन है अनरिलेटेड पार्टीज से, तो उससे ज़्यादा रिस्क इसके अंदर होता है। हावेवर, लेकिन फिर भी जो नेचर्स है ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड जो ट्रांजेक्शन्स है वो थोड़े सर्कमस्टेंसेस के अंदर ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले होते हैं, जो कि ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैन द ट्रांजेक्शन जो कि अनरिलेटेड पार्टी से किया गया है उससे। रिलेटेड पार्टीज़ जो है वो ऑपरेट करती है कैसे, एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ द रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर से, जो इंक्रीज़ कर देगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी इनफेक्टिव होते हैं आइडेंटिफाइड करने के लिए या तो समराइज्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स एंड जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो होते हैं एंटिटीज़ एंड रिलेटेड पार्टीज़ के बिटवीन में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो है वो कंक्लूड नहीं करते अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड जो कंडीशंस है, यानी आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर रिलेटेड पार्टीज़ को अगर हो सकता है दिया ना हो गुड्स या तो सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सम रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन्स जो है वो कंक्लूड करते हैं जिसके अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ द कंसिडरेशन ही नहीं हुआ, मतलब गुड्स या सर्विसेज तो प्रोवाइड की गई लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं है।